बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 69 साल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 70 मुलाहिजा फरमाएं। मेरा ख्याल है यही जगह मुनासिब रहेगी। मोहम्मद उमर ने एक तरफ देखते हुए जवाब दिया, वो चट्टान ऊपर से साहिबान की तरह आगे को निकली हुई है, हम वहाँ अपना पड़ाव डाल सकते हैं। ठीक है तो फिर यहीं रुक जाएं, शारिक ने कहा और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। दफादर वो चौंक गया, शाहपरी उनके साथ नहीं थी। अरे शाहपरी कहाँ है? मेरा ख्याल है पीछे रह गई होगी, नौलखे ने कहा और शाहपरी को आवाजें देने लगा। समीना और शारिक भी शाहपरी को पुकारने लगे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और फिर अचानक ही खामोश फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। वो सब चौंक गए। आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी और यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि गोली किस तरफ से चली थी। शाहपरी, शाहपरी कहाँ हो तुम? समीना ने फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीख कर पुकारा। मोहम्मद उमर और नौलखा ने भी अपने घोड़ों को एक तरफ बढ़ा दिया। शारिक और समीना यहीं खड़े इधर उधर देख रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद शाहपरी एक चट्टान के पीछे से नमूदार हुई। वो पैदल चल रही थी और एक हाथ में घोड़े की लगाम थाम रखी थी। घोड़े पर एक पहाड़ी बकरा लदा हुआ था जिससे खून टपक रहा था। अरे तुम कहाँ गई थी? हम तो परेशान हो गए। और ये क्या? मुझे ये बकरा नजर आ गया था। शाहपरी ने घोड़े पर लदे हुए जख्मी बकरे की तरफ इशारा किया। तुम लोग बहुत आगे निकल चुके थे, मैंने सोचा कि रात के खाने का बंदोबस्त कर लिया जाए, लेकिन ये बकरा भी बहुत दूर निकल गया था। मैंने इसका ताकुब जारी रखा और फिर आखिर इसे शिकार करने में कामयाब हो ही गई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, समीना मुस्कुराते हुए बोली। खुश गोश्त खा खा कर हम तो तंग आ चुके थे। शारिक अपने घोड़े से उतर आया और शाहपरी के घोड़े की तरफ बढ़ा। शाहपरी ने बकरे को एक रस्सी से बांध रखा था। उसने रस्सी खोलकर बकरे को नीचे उतार लिया। गोली बकरे के गर्दन के करीब लगी थी, जख्म से खून बह रहा था। खासा जानदार बकरा था जो गर्दन पर गोली खाने के बाद भी जिंदा था। शारिक ने उसे जमीन पर डाल दिया और जेब से चाकू निकालकर तकबीर पढ़ते हुए बकरे की शहरग पर धार फेर दी। इसी दौरान नौलखा और मोहम्मद उमर भी वापस आ गए। बकरा देखकर उन्हें खासी हैरत हुई और फिर उन्हें यह समझने में देर न लगी कि यह बकरा शाहपरी ने शिकार किया था। और फिर कुछ देर बाद ही मोहम्मद उमर और नौलखा उस बकरी की खाल उतार रहे थे, जबकि समीना और शाहपरी इधर उधर बिखरी हुई लकड़ियां जमा करने लगी। नौलखा और मोहम्मद उमर ने बकरे के टुकड़े काट लिए। नौलखा इस तरह चाकू चला रहा था जैसे वो खानदानी कसाई हो। कई रोज बाद उस रात उन्होंने ताजा गोश्त खाया। नौलखा का मूड आज कदरे बेहतर था। वो बार बार ऊंची आवाज में माया गाने लगता और कभी कोई फिल्मी गीत गुनगुनाने लगता। उसका मूड खुशगवार होने की वजह शायद ये थी कि अब उसे उम्मीद हो चुकी थी कि वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। वो अच्छी तरह जानता था कि अपने वतन में भी पुलिस उसकी ताक में होगी, लेकिन मट्टी की कशिश थी। उसे अपने वतन की मट्टी से प्यार था। उसे इत्मीनान था कि मरेगा तो अपने वतन की मट्टी में दफन होगा। उस रात वो सब देर तक बैठे बातें करते रहे। शारिक अगरचे शाहपरी के ऐन सामने बैठा हुआ था, लेकिन वो उसकी तरफ देखते हुए कतरा रहा था। उसे अंदेशा था कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे समीना को कुछ भी बुरा लगे। दूसरे दिन सफर के दौरान शाहपरी शारिक से बात करने का मौका तलाश करती रही और बिलाखिर एक मर्तबा उसे मौका मिल ही गया। समीना उस वक्त नौलखे के साथ काफी आगे थी। उनमें तकरीबन 20 गज का फासला था। मोहम्मद उमर सबसे आगे था। शाहपरी ने मौका पाकर अपना घोड़ा शारिक के घोड़े के करीब कर लिया। क्या बात है, तुम मुझसे बात करने से क्यों कतरा रहे हो? शाहपरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। देखो शाहपरी, शारिक ने मध्यम लहजे में जवाब दिया, समीना मेरी बीवी नहीं है, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। हम दोनों का साथ बहुत पुराना है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। उसने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। मेरी खातिर वो मुजरिम बन गई। तुम्हें शायद यकीन नहीं आएगा, समीना इस वक्त पाकिस्तानी पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब है। मेरी खातिर वो कई लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तो मैंने कब कहा है उसे धोखा दो और उसे छोड़ दो? शाहपरी ने कहा। मैं तो तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ, थोड़ी सी मोहब्बत, लेकिन जब समीना को पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। शारिक ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम जानती हो कि दुनिया की कोई औरत अपनी मोहब्बत में किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे साथ ये हो तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? कभी नहीं, शाहपरी ने जवाब दिया। लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ शारिक। शायद मैं पहली औरत हूँ जिसने इतनी ढिठाई से अपने दिल की बात कही है। अब मैं तुमसे अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहती कि तुम समीना को छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा, क्या तुम समझती हो कि दो तलवारें एक न्याम में रह सकती हैं? शारिक बोला। तुम अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है, शाहपरी ने जवाब दिया। शारिक कुछ कहना चाहता था लेकिन समीना को अपना घोड़ा मोड़ते देखकर खामोश हो गया। समीना अपने घोड़े को उनके करीब ले आई और उनके साथ साथ चलते हुए बोली, क्या बात है, तुम लोग बहुत पीछे रह गए हो। कोई खास बात नहीं, शारिक ने जवाब दिया। मैं शाहपरी से पूछ रहा था कि आइंदा के लिए इसका क्या प्रोग्राम है। हम तो सरहद पार करके अपने मुल्क चले जाएंगे, ये कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? समीना ने उसे घूरा। अफगानिस्तान में इसके और भी तो रिश्तेदार होंगे, ये उनमें से किसी के पास भी जा सकती है, और अगर ये हमारे साथ जाना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
یہ فیصلہ کرنا تو شاہ پری کا کام ہے کہ وہ افغانستان میں رہے گی یا ہمارے ساتھ جانا چاہے گی۔ شارق نے یہ کہتے ہوئے شاہ پری کی طرف دیکھا۔ افغانستان میں اب میرا خون ہے، شاہ پری نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ماں باپ نے تم لوگوں کے سامنے دم توڑ دیا، باپ اور بھائی ملک توتی خان کی حویلی میں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے، اب میرا یہاں کوئی نہیں، میں نے تو تم ہی لوگوں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور میں تم لوگوں کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اگر تم لوگ مجھے ساتھ نہ لے جانا چاہو تو۔ نہیں شاہ پری، سمینہ نے اس کی بات کاٹ دی، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، تم ہمارے ساتھ چلو گی، ہمارے ساتھ رہو گی۔ کیا واقعی؟ شاہ پری کا لہجہ عجیب سا تھا۔ شارق کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شارق کو اعتراض کیوں ہوگا؟ سمینہ نے کہا، اسے تو اور زیادہ خوشی ہوگی۔ شارق چونک گیا، کیا سمینہ کو اس پر شبہ ہو گیا ہے؟ کیا اس نے یہ بات تندیہ طور پر کہی تھی یا ویسے ہی کہہ رہی تھی؟ وہ رات بھی انہوں نے ایک چٹان کے دامن میں گزاری۔ شاہ پری کی باتوں نے شارق کو کچھ اور بدحواس کر دیا۔ شاہ پری اس معاملے میں جس قدر بے باک ہو رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ 2-4 روز میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی باتیں چھپائے نہیں چھپ سکتی، وہ خود چاہے کتنا ہی محتاط رہے، شاہ پری کی باتیں اور حرکتیں اس کا راز کھول دیں گی۔ 2 دن اور گزر گئے۔ وہ لوگ سروبی نامی شہر سے چند میل کے فاصلے پر تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے دوپہر کے وقت ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ محمد عمر سروبی شہر جا کر کھانے پینے کو کچھ سامان لے آئے اور یہ لوگ یہیں رک کر اس کا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، محمد عمر نے کہا، میں کچھ دیر میں روانہ ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے واپسی میں دیر ہو جائے، رات بھی ہو سکتی ہے، تم لوگ یہاں سے ادھر ادھر مت ہو جانا، اگر راستے سے ہٹ گئے تو انہی پہاڑوں میں بھٹکتے رہو گے، فکر مت کرو، ہم تمہیں اسی جگہ پر ملیں گے۔ شارق نے جواب دیا۔ محمد عمر چلا گیا، وہ لوگ وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد 9 لکھا اونگنے لگا۔ سمینہ بھی ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے اونگ گئی تھی۔ شاہ پری اپنی جگہ سے اٹھ کر شارق کے قریب آ گئی۔ شارق گھبرا گیا، اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ شاہ پری اب موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ اس کا خیال درست نکلا، شاہ پری اپنی جگہ سے سرکتی ہوئی اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ شارق کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ کنکیوں سے سمینہ کی طرف دیکھنے لگا جو صورتحال سے بے خبر اونگ رہی تھی۔ شاہ پری نے اپنا سر شارق کے کندھے سے ٹکا دیا۔ شارق بدحواس سا ہو رہا تھا، اسے خوف تھا کہ اگر 9 لکھا یا سمینہ کی آنکھ کھل گئی تو غضب ہو جائے گا۔ اس کے برعکس شاہ پری بڑی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر شارق کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور پھر اس نے ایک بازو شارق کی گردن میں حمائل کر دیا۔ شارق اپنے آپ کو اس سے الگ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفتن فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ شارق اچھل پڑا، شاہ پری بھی بدحواس ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ 9 لکھا اور سمینہ کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی سمینہ نے جو منظر دیکھا وہ اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ شاہ پری نے اپنا سر شارق کے کندھے سے ٹکا دیا۔ شارق بدحواس سا ہو رہا تھا، اسے خوف تھا کہ اگر 9 لکھا یا سمینہ کی آنکھ کھل گئی تو غضب ہو جائے گا۔ اس کے برعکس شاہ پری بڑی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر شارق کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور پھر اس نے ایک بازو شارق کی گردن میں حمائل کر دیا۔ شارق اپنے آپ کو اس سے الگ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دفتن فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ شارق اچھل پڑا، شاہ پری بھی بدحواس ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ 9 لکھا اور سمینہ کی آنکھ بھی کھل گئی، اور آنکھ کھلتے ہی سمینہ نے جو منظر دیکھا وہ اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ کیا؟ وہ کلائی، یہ آواز کیسی تھی؟ جنگل میں کسی نے گولی چلائی ہے، شارق نے جواب دیا۔ شاہ پری ڈر کر مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ وہ شاہ پری کو پیچھے ہٹانے لگا۔ سمینہ کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ شاہ پری کا انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈر کر لپٹی ہو۔ اس نے گھورتی ہوئی نظروں سے شاہ پری کو دیکھا اور پھر شارق کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں شبہات جنم لے رہے تھے، اور ٹھیک اسی لمحے ایک اور فائر ہوا۔ اس مرتبہ گولی ان کے قریب ایک درخت پر لگی تھی۔ سب اچھل کر درختوں کی آڑ میں ہو گئے۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ جو کوئی بھی تھا انہی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شارق نے اپنی رائفل اٹھا لی، کچھ دیر تک سامنے درختوں میں دیکھتا رہا۔ بلاخر ایک آدمی اسے نظر آ ہی گیا۔ سیاہ لباس میں ملبوس ایک آدمی درختوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے ایک طرف سے دوسری طرف چلا گیا تھا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں اسے پیچھے جا کر گھیرنے کی کوشش کرتا ہوں، شارق کہتے ہوئے رائفل سنبھالے درختوں میں ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد شاہ پری بھی رائفل سنبھالے ایک طرف دوڑتی چلی گئی۔ سمینہ اور 9 لکھا وہیں درختوں کے پیچھے چھپے کھڑے رہ گئے۔ اس آدمی نے وقفے سے 2 فائر اور کیے۔ پتہ نہیں کون بے وقوف ہے یہ، 9 لکھا بڑبڑایا۔ ہم سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے جو ہمیں یہ مارنے پر تلا ہوا ہو؟ یہ دنیا پاگلوں اور بے وقوفوں سے بھری پڑی ہے، ہوگا کوئی؟ سمینہ بڑبڑائی۔ شاہ پری درختوں میں چھپتی ہوئی سیاہ لباس والے اس شخص کے بہت پیچھے نکل گئی تھی۔ وہ درختوں کی آڑ لیتی ہوئی محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگی، اور بلاخر اس نے سیاہ لباس والے اس شخص کو دیکھ لیا۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ گروہ کے ان آدمیوں میں سے ایک تھا جنہیں شارق نے ارغون کی طرف بھیجا تھا۔ شاہ پری رائفل سنبھالے دبے قدموں آگے بڑھتی رہی۔ وہ آدمی اس کی نظروں میں آ گیا۔
अगर वो चाहती तो उसे गोली मार सकती थी, लेकिन वो उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी ताकि उसे दूसरे आदमियों के बारे में पूछा जा सके। वो भी 10-12 गज के फासले पर थी कि उसका पैर एक झाड़ी में उलझ गया। वो लड़खड़ा गई। आहट सुनकर वो शख्स तेजी से पीछे मुड़ा और इससे पहले कि वो अपनी राइफल सीधी करता, शाहपरी ने संभलने की कोशिश करते हुए ट्रैगर दबा दिया। इसने अगरचे फायर बदहवासी में किया था, लेकिन खुशकिस्मती से गोली ने अपना टारगेट तलाश कर लिया था। गोली उससे आपोश के दाएं बाजू पर लगी। वो बुरी तरह चीख रहा था। राइफल भी उसके हाथ से छूट गई। वो राइफल उठाने के लिए लपका, लेकिन शाहपरी ने एक और फायर कर दिया। इस मर्तबा गोली उस शख्स के पैरों के करीब जमीन पर लगी। रुक जाओ, अगर तुमने कोई हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगी, शाहपरी ने चीख कर यह जुमला फारसी जबान में कहा। वो शख्स रुक गया। उसने दूसरे हाथ से जख्मी बाजू थाम लिया जिससे खून बह रहा था। गोली कलाई से जरा ऊपर हड्डी तोड़ती हुई निकल गई। शाहपरी राइफल संभाले नपे तुले कदम उठाती हुई उसके करीब आ गई। सबसे पहले उसने स्याहपोश की गिरी हुई राइफल उठाकर बाएं कंधे पर लटका ली और उसे अपनी राइफल की दद पर लिए हुए हुर्राई। खामोशी से आगे चलते रहो, भागने की कोशिश की तो उड़ा दूंगी। स्याहपोश अपना जख्मी बाजू थामे खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। उसी वक्त शारक भी दरख्तों में दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। ये सूरत हाल देखकर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। शाहपरी का एक नया रुख उसके सामने आया था। जब तक वो मलिक तोती खान की हवेली में थी, उस वक्त तक शाहपरी शर्मीली सी लड़की नजर आती थी। वो कभी खुलकर उसके सामने भी नहीं आई थी। फिर मलिक तोती खान की हवेली से फरार के बाद भी वो डरी डरी और सहमी सी लड़की थी। और जब तूर खान ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी तो उसके बाद वो कुछ और डर गई थी। लेकिन 2-3 रोज पहले वो अचानक ही शारक के सामने इजहार मोहब्बत कर बैठी। 2 रोज पहले उसने एक पहाड़ी बकरा शिकार किया और अब उसने एक खतरनाक स्याहपोश को शिकार कर लिया था जो छुप कर उन सबको मौत के घाट उतार देना चाहता था। शारक भी उस स्याहपोश की शक्ल देखकर चौंक गया। वो उसी गिरोह का आदमी था। उसे यहाँ देखकर शारक को समझने में देर न लगी कि गिरोह के दूसरे आदमी भी आसपास ही कहीं मौजूद होंगे। वो लोग उसे अपने पड़ाव में ले आए। समीना और नौला कभी उसे देखकर चौंके बगैर ना रह सके। अरे, समीना उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तो समंदर खान है। इसे तो हम दूसरे आदमियों के साथ अरगोन की तरफ हमने भेजा था। हाँ, मैं समंदर खान हूँ, स्याहपोश बोला। उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि तुम लोग हमारे साथ धोखा करोगे। अगर पता चल जाता तो तुम लोगों को उसी वक्त खत्म कर दिया जाता, लेकिन बच तुम लोग अब भी नहीं सकते। हमें कौन रोक सकता है, शारक बोला। मेरे साथी जो सरूबी में मौजूद हैं, समंदर खान ने जवाब दिया। मैं अपने एक अजीज से मिलने इस गांव गया हुआ था। वापस जा रहा था कि तुम लोग नजरों में आ गए। मेरे साथी भी तुम लोगों को तलाश कर रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस को भी इतला दे दी है। तुम लोग निकल नहीं सकोगे और बेहतर यही है कि बेमौत मरने की बजाय मेरे साथ वापस चलो। हम अब भी तुम्हें सरदार तस्लीम करने को तैयार हैं। सरदार तो मैं तुम्हारा अब भी हूँ, शारक ने कहा। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा सरदार जो चाहे कर सकता है। तुम लोगों में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुम अगर हमें देखकर खामोशी से निकल जाते तो शायद बाद में हम तुम लोगों के घेरे में आ जाते, लेकिन हम पर फायर खोलकर तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। मुझे मारकर तो तुम खुद मुसीबत में फंस जाओगे, समंदर खान बोला। मेरे साथियों को मालूम है कि मैं इस तरफ गाँव गया था। अगर शाम तक वापस ना पहुंचा तो वो लोग मेरी तलाश शुरू कर देंगे और इस तरह तुम लोग भी उनकी नजरों में आ जाओगे। हम इन चक्करों में आने वाले नहीं, शारक ने मुस्कुराते हुए कहा। शाहपरी, वो शाहपरी की तरफ घूम गया। क्या तुम्हारे ख्याल में इसे छोड़ देना चाहिए या? शाहपरी का जवाब बड़ा हैरत अंगेज और खौफनाक था। उसने राइफल की नाल समंदर खान के सीने की तरफ उठाकर ट्रैगर दबा दिया। थड़थड़ाती हुई कई गोलियां राइफल की नाल से निकलकर समंदर खान के सीने में पेवस्त हो गई और वो मुंह से आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। उसके जिस्म से खून के कई फुहारे बह निकले। ये सब कुछ इस कदर अचानक और गैर मुतवक्को हुआ था कि कोई भी कुछ ना कर सका। और जब उनके आवाज बहाल हुए तो समंदर खान की लाश उनके सामने पड़ी थी और शाहपरी की आंखों में चिंगारियां सी सुलग रही थी। ये क्या किया तुमने शाहपरी? समीना तेजी से आगे बढ़ते हुए बोली। वही जो मुझे करना चाहिए था, शाहपरी ने जवाब दिया। अगर ये कुछ देर जिंदा रहता तो शायद हम में से किसी को इस पर तरस आ जाता और इसे छोड़ दिया जाता और इसका यहाँ से जिंदा चले जाना हम सब की मौत का बायस बन सकता था। इसलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। बहुत अच्छा किया शाहपरी तुमने, शारक बोला। अब सबसे पहले इसकी लाश को ठिकाने लगा देना चाहिए, मगर इसकी कब्र कैसे खोदे? हम कम अज कम ये तो कर सकते हैं कि इसकी लाश को झाड़ियों से ढक दें, नौलखे ने कहा। और फिर वो सब लाश को झाड़ियों से ढकने लगे और उसके कुछ ही देर बाद वो लोग वहां से पड़ाव उठाकर आगे चल पड़े। और फिर वही हुआ जिसका शारक को अंदेशा था। समीना ने उसे और शाहपरी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। और फिर वही हुआ जिसका शारक को अंदेशा था। समीना ने उसे और शाहपरी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये समंदर खान की मौत के दूसरे दिन की बात थी। दिन भर के सफर के बाद वो खाना खाते ही सो गए। शारक जाग रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के करीब वो पड़ाव से निकलकर तकरीबन 200 गज दूर एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। उसे वहां बैठे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि अपने अकब में हल्की सी आहट सुनकर वो चौंक गया।
اس نے مڑ کر دیکھا اور اس کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ شاہ پری تھی جو دبے قدموں آ رہی تھی۔ شاہ پری اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں جاگ رہی تھی، شاہ پری اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ میں نے تمہیں اس طرف آتے دیکھ لیا تھا، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں بھی آ گئی، ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ دیکھو شاہ پری، شارق اپنے تنفس پر قابو پاتے ہوئے بولا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں، اگر کسی کو پتا چل گیا تو ڈرنا تو مجھے چاہیے کہ میں لڑکی ہوں۔ شاہ پری اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، لیکن حیرت ہے کہ تم مرد ہو کر بھی عورت کی طرح ڈر رہے ہو، تمہاری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو بہت خوش ہوتا۔ اس مرتبہ شارق نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن میں کسی اور قسم کا مرد ہوں، میں سمینہ سے۔ بس کرو، شاہ پری بولی، تنگ آ گئی ہوں میں یہ نام سن سن کر، مجھے معلوم ہے تم دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہو، لیکن میں ثابت کر دوں گی کہ میں تمہیں سمینہ سے زیادہ چاہتی ہوں۔ لیکن شاہ پری بس چھوڑو یہ باتیں۔ شاہ پری نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی، کوئی اور بات کرو، میں یہاں اس لیے نہیں آئی کہ ہم ایسی ویسی باتوں پر جھگڑنا شروع کر دیں جن کا میں کوئی فائدہ نہیں۔ شاہ پری نے مسکراتے ہوئے دونوں باہیں شارق کی گردن میں حمائل کر دی۔ شارق کو اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہونے لگا، اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی اور پورے بدن پر چیونٹیاں رینگنے لگی۔ طوفان گزر گیا تھا، شاہ پری اس کے سینے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ دونوں مدم لہجے میں باتیں کر رہے تھے کہ اپنے قریب کسی کے کھانسنے کی آواز سن کر وہ چونک گئے۔ شارق نے گردن اٹھا کر دیکھا، اس کے ساتھ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شارق ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، شاہ پری بھی ایک طرف ہٹ گئی، ان دونوں کی نظریں سمینہ پر جمی ہوئی تھی۔ سمینہ چلنے میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر کچھ کہے بغیر واپس چلی گئی۔ پڑاؤ میں پہنچ کر شارق محمد عمر اور نولکھے کی طرف دیکھنے لگا، وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ سمینہ بھی اپنی جگہ پر لیٹ گئی، شاہ پری عام طور پر اسی کے قریب ہی لیٹا کرتی تھی، لیکن اس وقت وہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی، وہ نولکھے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ شارق خاموش کھڑا سمینہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو دوسری طرف منہ کیے لیٹی ہوئی تھی۔ شارق نے جب سمینہ کو اپنے اور شاہ پری کے سامنے کھڑے دیکھا تو اس کا خیال تھا کہ وہ ہنگامہ مچا دے گی، لیکن اس نے زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا، اور شارق کے خیال میں یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ شارق سمینہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، سمینہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی زبان اگرچہ خاموشی رہی تھی مگر آنکھوں نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ سمینہ، شارق نے سرگوشی کی، ناراض ہو مجھ سے؟ مجھے تم سے ناراض ہونے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ میں کون ہوں تمہاری؟ سمینہ نے جواب دیا، اس کے لہجے میں بے پناہ اداسی تھی۔ ایسا نہ کہو سمینہ، میں تو محمد عمر اور نولکھا سو رہے ہیں، سمینہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ باتوں کی آواز سن کر وہ جاگ جائیں گے اور ان کی نیند خراب ہوگی، سو جاؤ تم بھی۔ شارق کو سمینہ کے رویے پر بڑی حیرت تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سمینہ اس طرح خاموش رہے گی۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران سمینہ عام طور پر شارق کے قریب رہا کرتی تھی، لیکن اس روز سمینہ نے جان بوجھ کر اپنا گھوڑا اس سے آگے رکھا تھا۔ وہ نولکھے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، اس کی باتوں میں ایسا کوئی تاثر نہیں تھا جس سے نولکھے کو کسی قسم کا شبہ ہوتا۔ شارق اور شاہ پری سب سے پیچھے تھے، سمینہ سے ان کا فاصلہ تقریباً 50 گز تھا۔ سمینہ نے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ تم تو کہتے تھے سمینہ قیامت مچا دے گی، شاہ پری نے شارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ تو ایک لفظ تک نہیں بولی۔ تم سمینہ کو نہیں جانتی، شارق نے جواب دیا۔ سمینہ کی اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا ہے، وہ جب زبان کھولے گی تو سن نہیں سکو گی، لیکن میرا خیال ہے وہ زبان نہیں کھولے گی۔ شاہ پری مسکرائی اور شاہ پری کا یہ خیال غلط نکلا۔ اسی روز دوپہر کو سمینہ غبارے کی طرح پھٹ پڑی، اس نے شاہ پری سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ شارق کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور جب شاہ پری نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو سمینہ نے اسے بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ محمد عمر اور نولکھا حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب سمینہ اور شاہ پری کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ وہ نہ صرف شاہ پری سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا بلکہ سمینہ سے بھی فی الحال دور ہی رہ رہا تھا۔ شام کو وہ لوگ بورمل کے قریب پہنچ گئے۔ بورمل پاکستان کی سرحد سے کچھ دور ایک درمیانے درجے کا قصبہ تھا۔ انہوں نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ بورمل سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ انہیں نشیب میں اس قصبے کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ جلدی سو گئے۔ آدھی رات کے بعد فائر کی آواز سن کر وہ لوگ جاگ گئے اور پھر یہ دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے کہ انہیں چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا تھا۔ پولیس والوں کی تعداد 6 تھی اور ان سب کی رائفلیں شارق وغیرہ کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ پورے افغانستان کی پولیس تم لوگوں کو تلاش کر رہی ہے، پولیس پارٹی کی انچارج نے کہا۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ تم لوگ اس طرف آ رہے ہو، ہم نے سرحد کی طرف جانے والے تمام راستوں کی نگرانی شروع کر دی تھی اور بلا کر تم لوگ ہماری گرفت میں آ ہی گئے۔ اب تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں بے قصور ہوں، شاہ پری چیخی، میں افغان لڑکی ہوں، یہ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، یہ خونی اور قاتل ہیں۔ وہ شارق وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ رہی تھی، یہ لوگ مجھے بھی قتل کر دیں گے، مجھے بچا لو ان لوگوں سے، یہ خونی اور قاتل ہیں۔ شاہ پری چیخ رہی تھی اور شارق اور سمینہ حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شاہ پری ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہے۔
समीना तो उसे एक ख्वाब समझ रही थी, लेकिन वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। शाहपरी उनका साथ छोड़ चुकी थी, उन पर इल्जाम लगाए जा रही थी। हालांकि ये वही शाहपरी थी जिसने कदम कदम पर इनका साथ दिया था। उसके माँ बाप ने इनकी खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। और ये वही शाहपरी थी जिसे शारक ने तूर खान जैसे वैशी अफगानों के हाथों से बचाया था, और बाद में उसी शाहपरी ने अपने आप को शारक की आगोश में गिरा दिया था। और अब वही शाहपरी इनसे गद्दारी करके इन पर इल्जाम लगा रही थी। शाहपरी, समीना मिलाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या बोल रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ठीक ही कह रही हूँ, और मुझे पूरी तरह एहसास है। शाहपरी ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, मेरे माँ बाप तुम लोगों की वजह से धोखे में मारे गए। हमारा घर बार और पूरा खानदान तबाह हो गया। तुम लोग गन पॉइंट पर मुझे अपने साथ रखे हुए थे। इससे पहले भी मुझे मौके की तलाश थी, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल सका। मैं तुम लोगों का मंसूबा समझ चुकी थी। तुम लोग सरहद पर पहुंचकर मुझे कत्ल कर देते और खुद सरहद पार जाते। ये इस गिरोह का हेड है। उसने शारक की तरफ इशारा किया। मेरे माँ बाप के कत्ल के जिम्मेदार यही लोग हैं। ये लोग अब तक कई मुहिब्बे वतन अफगानों को कत्ल करा चुके हैं। इन्हें बचकर नहीं जाना चाहिए। मैं इनके जराइम की चश्मदीद गवाह हूँ। मैं गवाही दूंगी कि इन्होंने मेरे सामने बहुत से लोगों को कत्ल किया है। शाहपरी, समीना दांत कुचाते हुए बोली, मुझे मालूम नहीं था कि तुम आस्तीन का सांप साबित होगी। हमने तुम्हें तूर खान से बचाकर वाकई गलती की। गलती तो मैंने की जो अपनों को छोड़कर अब तक तुम्हारा साथ देती रही, शाहपरी ने कहा, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। और तुम, वो समीना के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम बहुत जलील औरत हो। तुम तो मुझे मोहब्बत के हक से भी महरूम करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम एक औरत हो और जानती हो कि औरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगी। क्या तुम समझती हो कि इस तरह शारक को हासिल कर लोगी? समीना बोली, नहीं, लेकिन मैं शारक को तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगी, शाहपरी ने कहा। और फिर पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोली, इन लोगों को पकड़ लो। मैं गवाही दूंगी कि इन लोगों ने कहां और किन किन लोगों को कत्ल किया है। तुम पछताओगी शाहपरी, समीना गुर्राई। मुझे इसकी परवाह नहीं, तुम लोगों को तुम्हारे जराइम की सजा जरूर मिलेगी, शाहपरी ने जवाब दिया। समीना कुछ कह नहीं चाहती थी, लेकिन एक पुलिस वाला जो उस पार्टी का इंचार्ज था आगे आ गया। उसने समीना के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। समीना चीख कर पीछे गिर गई। तुम इस तरफ आ जाओ, पुलिस वाले ने शाहपरी को मुखातिब करते हुए कहा। ये लोग अब तक बचते हुए आए हैं, लेकिन देखता हूँ कि अब किस तरह बचते हैं। शाहपरी ने मुस्कुराते हुए समीना और शारक वगैरह की तरफ देखा और अपनी जगह से हटकर पुलिस वालों की तरफ आ गई। समीना उठकर खड़ी हो गई। वो अपना गाल सहलाते हुए खा जाने वाली नजरों से शाहपरी की तरफ देख रही थी। इनकी राइफलें उठा लो और तुम घोड़ों के करीब चली जाओ, पुलिस पार्टी के इंचार्ज ने शाहपरी को इशारा किया। शाहपरी ने आगे बढ़कर जमीन पर पड़ी हुई शारक वगैरह की राइफलें उठा ली और मुस्कुराते हुए उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। पुलिस वालों के घोड़े वहां से तकरीबन 50 गज दूर थे। तकरीबन 10 गज दूर पहुंचकर शाहपरी एक पत्थर से टकराई और लड़खड़ाकर पुश्त के बल गिरी। राइफलें भी नीचे गिर गई। पुलिस वाले मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। शाहपरी ने फारसी जबान में कुछ कहा और राइफलें उठाने लगी। और फिर वो कुछ हो गया जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था। पहली राइफल उठाते ही शाहपरी ने उसका ट्रैगर दबा दिया। ऑटोमेटिक राइफल थी और उसका मैगजीन भरा हुआ था। फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। गोलियों की उस तड़तड़ाहट में पुलिस वालों की चीखों की आवाजें भी शामिल थी। पुलिस वाले चीखते हुए गिर रहे थे और गिर गिर कर तड़प रहे थे, लेकिन शाहपरी ने ट्रैगर से उंगली नहीं हटाई। ट्रैगर से उंगली उसने उस वक्त हटाई जब तमाम पुलिस वाले खाको खून में लूटकर बेहरकत हो चुके थे। समीना, शारक, नौलखा और मोहम्मद उमर हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शाहपरी ने अपनी राइफल फेंक दी और उठकर दौड़ती हुई समीना से लिपट गई। समीना मबहूस सी खड़ी थी और जब उसे एहसास हुआ तो उसने दोनों बाहें शाहपरी के गिर्द लपेट दी और उसे भींच लिया। शाहपरी, समीना के हल्क से गुटी गुटी सी आवाज निकली। समीना, शाहपरी ने पीछे हटकर उसका मुंह चूम लिया। क्या तुम समझती हो कि मैं तुम लोगों से गद्दारी कर सकती थी? वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैं अगर ये ड्रामा ना करती तो ये पुलिस वाले या तो हम सबको मार डालते या हमें अपने साथ ले जाते और हम सब जिंदगी भर जेलों में सड़ते रहते। जेलों में क्यों सड़ते रहते? नौलखे ने मुदाखलत करते हुए कहा, हम पर इतने लोगों के कत्ल के इल्जाम है कि जेल जाने की नौबत ही ना आती। जेल के दरवाजे पर कदम रखने से पहले ही वो लोग हमें गोलियों से छिलनी कर देते। तुम ठीक कहते हो, मोहम्मद उमर ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये तो शाहपरी की अक्लमंदी है कि इसने हम सबको अजियतनाक मौत से बचा लिया। हाँ, हम सबको शाहपरी का शुक्रगुजार होना चाहिए, समीना ने कहते हुए शाहपरी का मुंह चूम लिया। मेरा ख्याल है अब हम लोगों को यहाँ से चल पड़ना चाहिए, शाहपरी ने कहा। अगर इनकी तलाश में दूसरे पुलिस वाले इसी तरफ निकल आए तो हमारा बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, शारक बोला, लेकिन जाने से पहले हमें इनका एमुनेशन अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। राइफलें तो हमारे पास हैं, मैगजीन और गोलियों की हमें जरूरत पड़ेगी। वो लोग मुर्दा पुलिस वालों की राइफलों से मैगजीन निकालने लगे।
उनके सीनों पर भी भरे हुए बेल्ट लगे हुए थे। इन्होंने सब के सब बेल्ट उतार कर अपने सीनों पर सजा लिया। शारिक मुर्दा पुलिस वालों के लिबास की तलाशी लेने लगा। उसने उन सब की जेबों से करेंसी नोट भी निकाल लिए और वो नोट मोहम्मद उमर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये अपने पास रखो, रास्ते में कहीं जरूरत पड़ जाएगी। वो लोग रुके बगैर रात भर चलते रहे। चांद की रोशनी में उन्हें सफर करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हो रही थी, लेकिन आगे रास्ता दुश्वार गुजार था और सफर जारी रखना खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए इन्होंने एक चट्टान के दामन में पड़ाव डाल दिया। उस तवील थकंदी ने बुरी तरह निडाल कर दिया। इन्होंने घोड़ों को लंबी रस्सियों से पत्थरों के साथ बांध दिया और पत्थरों पर लेट कर सो गए। आमतौर पर रात को एक आध आदमी जागता रहता था, लेकिन इस रात कोई भी नहीं जाग सका। सब लोग बेसुध होकर सो गए। शारिक एक पत्थर से टेक लगाए सो रहा था। नींद में भी वो बेचैनी सी महसूस कर रहा था। इसे यूं लग रहा था जैसे वो दौड़ते दौड़ते थक कर गिर पड़ा हो। इसकी टांगें शल हो रही थी और जिस्म पसीने में शराबोर था। पसीना इसके जिस्म पर कीचुए की तरह रेंग रहा था। वो सोते में घबराहट सी महसूस करने लगा और फिर दफतन उसकी आंख खुल गई। तेज धूप फैली हुई थी, पत्थर तप रहे थे। गर्मी की वजह से वो पसीने में शराबोर था। वो उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसके साथियों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो एक झटके से उठकर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। घोड़े भी नजर नहीं आ रहे थे। शारिक इधर उधर घूम रहा था। उसे हैरत थी कि वो सब लोग कहाँ गायब हो गए थे। हालांकि रात को उन्होंने इसी जगह कैंप लगाया था और वो इनसे चंद गज हटकर पत्थर से टेक लगाकर सोया था, लेकिन अब दूर दूर तक उनमें से किसी का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही शारिक के जहन में एक और ख्याल उभरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग सुबह उठकर आगे रवाना हो गए हों, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो लोग इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लेकिन उनके इस तरह गायब हो जाना हैरत अंगेज था। शारिक घूम फिर कर एक बार फिर उसी जगह आ गया जहां से वो चला था। उसकी राइफल पत्थर के करीब पड़ी हुई थी। उसने राइफल उठाकर कंधे पर लटका ली और बार बार उन सब के नाम लेकर आवाजें देने लगा। उसकी आवाज की बादगिश्त पहाड़ों में गूंज रही थी, लेकिन उसे जवाब किसी तरफ से भी नहीं मिल रहा था। शारिक का घोड़ा भी गायब था। उसने तकरीबन आधे मील के इलाके में घूम फिर कर देख लिया था, लेकिन कहीं नामो निशान नहीं मिला था। वो चलते चलते एक जगह रुक गया। यहाँ घोड़े की लीड पड़ी थी। ये जगह उनके कैंप से तकरीबन 200 गज दूर थी। शाहरुख को अच्छी तरह याद था कि रात को उन्होंने घोड़े अपने कैंप के करीब ही बांधे थे, लेकिन यहाँ घोड़े की लीड का क्या मतलब हो सकता था? दफातन उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। इस जगह घोड़े की लीड देखकर उसे समझने में देर न लगी कि वो लोग जहाँ भी गए थे इसी रास्ते से गए थे। इसने राइफल कंधे पर दुरुस्त की और उस रास्ते पर चल पड़ा। मजीद 200 गज का फासला तय करने के बाद उसे एक जगह और घोड़े की लीड नजर आई। वो उस रास्ते पर चलता रहा। ये चट्टानों के दरमियान कुशादा दर्रा नमा रास्ता था। तेज धूप से चट्टानें तप रही थी और शारिक को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो जहन्नुम के किसी खित्ते में सफर कर रहा हो। इसका जिस्म पसीने में शराबूर था। प्यास से इसके हल्के में कांटे पड़ रहे थे और ऊंटों पर पटरियां सी जम गई थी। शारिक ने तकरीबन 2 मील का फासला तय कर लिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपने साथियों के नाम ले लेकर आवाजें भी देता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो उस दर्रे से निकलकर खुली जगह पर आ गया और इधर उधर देखने लगा। दफातन वो चौंक गया। उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कहीं पानी गिर रहा हो। वो चंद में वहां खड़ा रहा, फिर आवाज की सिमत चलने लगा। एक चट्टान के पीछे पहुंचकर वो रुक गया। सामने पत्थरों में तकरीबन 10 फुट की बुलंदी से पानी की पतली सी धार बह रही थी। पानी एक छोटे से गड्ढे में गिर रहा था। गड्ढे में गिरने वाला पानी नीचे कहीं गायब हो रहा था, क्योंकि वो आसपास किसी तरफ भी बहता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो गड्ढा तकरीबन 3 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा था। शारिक गड्ढे के किनारे पर बैठ गया और झुककर जानवरों की तरह पानी पीने लगा। पानी से पेट भरने के बाद उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे और पत्थर के साथ ही बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। हवास किसी के दरबार हुए तो वो सूरत-ए-हाल का जायजा लेने लगा। सूरत-ए-हाल बेहद संगीन थी। अगर उसके साथी ना मिले तो वो इन पहाड़ों में भटकता रहेगा और एड़ियां रगड़ रगड़ कर भूख प्यास से दम तोड़ देगा। लेकिन उसे हैरत तो इस बात पर थी कि उसके साथी चले कहाँ गए थे। क्या वो लोग उसे भूल सकते थे? अपने इस ख्याल पर शारिक को हंसी आ गई। वो लोग उसे कैसे भूल सकते थे? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग चले कहाँ गए थे। दफातन उसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा। कहीं मोहम्मद उमर ने गद्दारी तो नहीं की? ऐसा तो नहीं था कि मोहम्मद उमर उसके साथियों को गन पॉइंट पर कहीं ले गया हो सकता है इसने शारिक से किसी किस्म का खतरा महसूस किया हो। शारिक को यहाँ छोड़कर उन्हें साथ ले गया हो। वो अकेला भी जा सकता था, लेकिन 2 जवान और खूबसूरत लड़कियों का साथ उसके लिए मुफीद साबित हो सकता था। औरत दुनिया के हर खित्ते में मर्द की कमजोरी रही है। मोहम्मद उमर को यह यकीन रहा होगा कि अगर वो अकेला गया तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने दोनों लड़कियों को भी साथ ले लिया था। पकड़े जाने की सूरत में उन दोनों लड़कियों को रिश्वत के तौर पर पेश किया जा सकता था, लेकिन नहीं, शारिक ने सर झटक दिया। मोहम्मद उमर ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसके दिल में कोई बात होती तो बहुत अरसा पहले खुलकर सामने आ चुका होता। उसने तूर खान की मुखालफत करके उसका साथ दिया और उसके बाद भी कदम कदम पर इसके साथ रहा। वो इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। शारिक काफी देर चट्टान के साए में बैठा रहा। इसने उठकर एक बार फिर पानी पिया और रास्ते पर चल पड़ा।
जगह जगह घोड़ों की लीद ये साबित कर रही थी कि वो सही रास्ते पर जा रहा है, लेकिन शारिक के ख्याल में उन्हें पा लेना आसान नहीं था। वो लोग घोड़ों पर गए थे और ये पैदल चल रहा था। वो लोग अब तक न जाने कहां पहुंच चुके होंगे। अगर ये उसी रास्ते इन बंजर और वीरान रास्तों में भटकता रहा तो इसकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती थी। लेकिन वो चलता रहा। सूरज सर पर आ गया। चट्टानें अंगारों की तरह तप रही थी। भूख प्यास गर्मी से वो निडाल था। इसके लिए चलना भी मुश्किल था। कंधे पर लटकी हुई राइफल भी इसे बोझ महसूस हो रही थी। इसने कई मरतबा सोचा कि इस बोझ को कहीं फेंक दे, लेकिन हर मरतबा इरादा बदल दिया। किसी मुश्किल वक्त में राइफल ही इसके काम आ सकती थी। धूप की शिद्दत में अगरचे कमी आ गई थी, लेकिन चट्टानें अभी तक तप रही थी। एक छोटी सी चट्टान के ऊपर से घूमकर वो अचानक एक छोटी सी नदी के सामने पहुंच गया। पानी देखकर शारिक की प्यास एक बार फिर भड़क उठी। इसने नदी में छलांग लगा दी। इसने खूब जी भर के पानी पिया और देर तक नदी में बैठा रहा। जब बाहर निकला तो उसके कपड़ों से पानी नुचड़ रहा था। वो तकरीबन आधा घंटा वहां बैठा रहा और फिर उठकर नदी के साथ साथ चलने लगा। न जाने इसे क्यों उम्मीद थी कि ये छोटी सी नदी उसे किसी न किसी बस्ती तक पहुंचा ही देगी। सूरज गुरूब हो रहा था, शाम होने वाली थी। शारिक सुबह से अब तक चलता रहा। खाली पेट पानी पी पी कर इसे उबकाइयां सी आने लगी। रास्ते में कोई जानवर भी इसे नजर नहीं आया जिसे शिकार करके अपना पेट ही भर सकता। चलते चलते गिर पड़ा। अब इसमें उठने और मजीद चलने की हिम्मत नहीं रही थी। अब अंधेरा फैलने लगा। शारिक नदी के किनारे पड़ा रहा, लेकिन थकन और भूख से बुरी तरह निडाल था और फिर इसकी आंखें बंद होने लगी। कुछ ही देर बाद वो दुनिया व माफिया से बेखबर हो चुका। दफतन इसकी आंख खुल गई। वो फायर की आवाज थी जिसकी बादगिश्त अब भी पहाड़ों में गूंज रही थी। शारिक एक झटके से उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। चांद अभी नहीं निकला था, हर तरफ तारीकी थी। वो अपनी जगह बैठा ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आवाज किस तरफ से आई थी, लेकिन बादगिश्त की आवाज भी अब खत्म हो चुकी थी। शारिक के ज़हन में अचानक ये ख्याल उभरा, इसके साथ ही आसपास ही कहीं मौजूद थे और गोली यकीनन उन्हीं में से किसी ने चलाई थी। वो उठकर इधर उधर दौड़ने लगा। इसने एक दो आवाजें भी दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फायर की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस मर्तबा पूरा ब्रेस्ट मारा गया। आवाज के बाद की फिर पहाड़ों में गूंज रही थी। शारिक ने अपने कंधे से राइफल उतार ली और उसका रुख आसमान की तरफ करके ट्रैगर दबाना ही चाहा कि किसी और ख्याल के तहत इसने उंगली ट्रैगर से हटा ली और राइफल नीचे झुका ली। वो फायर करके अपने साथियों को अपनी मौजूदगी की इतला देना चाहता था, लेकिन ये सोचकर इरादा बदल दिया कि हो सकता है ये उसके साथी ना हो, खाना बदोश हो या पहाड़ों में गश्त करने वाली पुलिस हो जिसने उसके साथियों को घेर लिया हो। ऐसी सूरत में उसका मोहतात रहना बेहतर था। वो राइफल हाथ में पकड़े एक तरफ दौड़ने लगा और फिर दफतन रुक गया। नशेब में तकरीबन 200 गज के फासले पर आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन था। आग की रोशनी में एक छोटी सी बस्ती दिखाई दे रही थी। कुछ लोग इधर उधर चलते फिरते नजर आ रहे थे। 5-6 आदमी अलाव के गिर्द रक्स कर रहे थे। शारिक एक जगह पर बैठकर उस तरफ देखने लगा और उसी लम्हे फिजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। आग के अलाव के पास खड़े हुए एक शख्स ने आसमान की तरफ राइफल का ब्रेस्ट मारा था। आसमान की तरफ जाते हुए गोलियां साफ नजर आ रही थी। शारिक गहरी नजरों से उस तरफ देखता रहा। वो खाना बदोशों की बस्ती थी और खाना बदोश कोई जश्न मना रहे थे। दफतन शारिक चौंक गया। उसकी नजरें अलाव की तरफ कुछ लोगों पर जम गई और फिर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। उसने नौलखे और समीना को पहचान लिया। उनके साथ शाह परी और मोहम्मद उमर भी थे। नौलखा और मोहम्मद उमर के हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। उन चारों को दोनों आदमियों ने अपनी राइफलों की जद पर ले रखा था। ये मंदिर देखकर शारिक के दिमाग में सनसनाहट होने लगी और सूरत-ए-हाल आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन में वाज़ेह होने लगी। गुज़िश्ता रात इसके साथ ही किसी तरह उन कबाइलियों की नजरों में आ गए थे। वो लोग इन्हें गिरफ्तार करके वहां से ले आए। शारिक खुद इनकी नजरों में नहीं आ सका होगा, इसलिए बच गया था, वरना वो भी इनके साथ यहाँ बंधा हुआ होता। शारिक को अपने साथी मिल गए थे, लेकिन ये सूरत-ए-हाल खासी संगीन थी। इसके 2 साथी बंधे हुए थे। समीना और शाह परी अगरचे आजाद थी, लेकिन शायद वो भी कर कुछ नहीं सकती थी। शारिक को अंदाजा नहीं था कि इन कबाइलों की तादाद कितनी थी। वो खुद अकेला था। राइफल में एक भरा हुआ मैगजीन था और बेल्ट में तकरीबन 20 गोलियां थी। कोई कार्रवाई शुरू करने से पहले यह अंदाजा लगा लेना जरूरी था कि इसके मुकाबले पर कितने लोग हैं।